लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी लायबिलिटी साइड, जिसमें हमने ट्रेड पेबल्स को डिस्कस किया। ट्रेड पेबल्स के बाद मूव करके अक्रूवल्स की तरफ। अक्रूवल्स क्या थी? लायबिलिटी विद अनरिकॉर्डेड वेल अनसर्टेन अमाउंट एंड सर्टेन टाइमिंग एंड सर्टेन अमाउंट। ठीक है, हमने उसको ऑडिट डिस्कस किया। इसमें भी जो कि लायबिलिटी है, इसमें भी रिस्क ऑफ अंडरस्टेटमेंट एक्स्ट्रा था, उसके हमने प्रोसीजर परफॉर्म किए, सब्सटैंटिव प्रोसीजर टेस्ट किए। फिर हम वहाँ से प्रोविजंस पे चले गए। प्रोविजन क्या थी? लायबिलिटी विद अनसर्टेन टाइम एंड अनसर्टेन अमाउंट। अक्रूवल थी लायबिलिटी विद सर्टेन टाइम एंड सर्टेन अमाउंट। ठीक है, अक्रूवल में हमने पढ़ा कि I37 एप्लीकेबल है। I37 आपने नहीं पढ़ा हुआ था, मैंने कोशिश की मैं बेसिक से नॉलेज आप लोगों को दे दूँ, जिसमें हमने डिस्कस किया कि चार कौन से प्री रिक्विजिट्स हैं जो होंगे तो प्रोविजन हम फॉर्म करेंगे तो बस नहीं करेंगे। वो चारों में वो कौन से थे? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन as a result of past event, amount of which can be measured reliably, and it is probable that the liability will be settled by the outflow of the resources embodying economic benefits, कि उसका आउटफ्लो होगा। ठीक है, तो अगर ये चारों कंडीशन मीट हो रही है तो हम लाइबिलिटी प्रोविजन स्टैंड कर लेते हैं और प्रोविजन की काउंटिंग एंट्री होती है। ठीक है, इसके अकाउंटिंग रिकग्निशन है। अगर इसमें कंडीशन मीट ना कर रही हो तो हम कहते हैं प्रोविजन नहीं है, ये कंटीजेंट लायबिलिटी है, उसकी कोई काउंटिंग एंट्री नहीं है, जस्ट डिस्क्लोजर होता है। बाकी अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ लेंगे, मैंने बेसिक्स आपको नॉलेज दे दी यहाँ पे। ठीक है, हमने अक्रूवल्स की ऑडिटिंग सब्सटैंटिव प्रोसीजर पढ़े, हमने प्रोविजंस के पढ़े, हमने कंटीजेंट लायबिलिटीज़ के भी डिस्कस कर लिए। कोई मसला नहीं आता। चलें आगे। अच्छा, आगे हम आ जाते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़ पे। नॉन करंट लायबिलिटीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। पेज 166 पे नॉन करंट लायबिलिटीज़ 3.1 में डिस्कस करता है किस तरह की हो सकती हैं। तो उसमें वो डिबेंचर्स की बात भी करता है, लॉन स्टॉक की बात भी करता है कि इसमें लोन इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना आपके, डेट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं उनको। ठीक है, फिर लोन नोट्स होते हैं, बैंक लोन्स हैं, फाइनेंस लीज लायबिलिटीज़ हैं, ऐसी तो सारे हैं कन्वेंशनल बैंकिंग है। इसके अलावा कुछ नॉन कन्वेंशनल बैंकिंग, मुराबा हो सकता है, पेपर में मुराबा आ जाए या कोई आपके इजारा आ जाए, तो वो भी मोड ऑफ फाइनेंसिंग है, लेकिन इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है। तो वो ये ना कि वो पेपर में आए तो परेशान हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिबेंचर होते हैं, वहाँ स्कूप सर्टिफिकेट होते हैं इस्लामिक, हम इस्लामिक प्रोडक्ट के स्कूप सर्टिफिकेट आपके फैसलाबाद की 2 कंपनीज ने इशू किए हुए हैं, स्टारा केमिकल ने और मसूद टेक्सटाइल ने, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, वो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है, स्कूप सर्टिफिकेट्स। क्लियर है जी? आगे चलें। अच्छा, जब लॉन्ग टर्म लोन की बात आएगी ना या शॉर्ट टर्म लोन की बात आएगी, एक चीज़ याद रखनी है आपने। मैंने शॉर्ट टर्म बोरिंग पढ़ा रहा था आपको, मैंने बताया था 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपने डिस्क्लोज करनी होती हैं। मैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजराइजेशन पहले पढ़ा रहा हूँ। लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड या शॉर्ट टर्म लोन से रिलेटेड 5 चीज़ें याद है किसी को? आप रिपीट कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे क्या क्या प्रेजेंट करना होता है अपने अकाउंट्स में? लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है, आप नियाग्रा ऑडिट करेंगे, उन्होंने लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है, क्या प्रेजेंट करना है, ये क्या डिस्क्लोज करना है? यहाँ अगर आपको क्वेश्चन आता है कि प्रेजेंटेशन एग्जीक्यूशन चेक करें, क्या चेक करेंगे आप? ठीक है, कितना टोटल लोन की फैसिलिटी कितनी थी, मार्कअप परसेंटेज क्या है, यस, सिक्योरिटीज़ क्या है, क्या प्लेज रखा, क्या मॉर्गेज किया उसके अगेंस्ट, और पर्पस क्या है, और रीपेमेंट कैसे होंगी। ठीक है, तो आप जब देखेंगे 5 चीज़ें यहाँ आ रही हैं, इसमें क्लियर हो गया? एश्योरेंस से मुझे बात समझ आ गई है। अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन के केस में एक चीज़ एक्स्ट्रा है, याद रखनी है, और ये आपको पता है, सिर्फ आप अपने नॉलेज को रिलेट नहीं कर पा रहे, वो है करंट और नॉन करंट की डिफरेंट क्लासिफिकेशन। कि लॉन्ग टर्म लोन है, कितना करंट में आ रहा है और कितना नॉन करंट में कितना आएगा। जो अगले 12 मंथ में आपने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है वो किस में आ जाएंगी? करंट में, और बाकी नॉन करंट में। तो करंट नॉन करंट की क्लासिफिकेशन का एक्स्ट्रा एक इशू आ जाएगा यहाँ पे, याद रहेगा? पक्की बात है? ये नेक्स्ट पैराग्राफ है ना, इसमें देखें सेकंड लाइन में रीपेबल विद इन नेक्स्ट 12 मंथ लिखा हुआ है। सेकंड लाइन में ये बात करते हैं जो नेक्स्ट 12 मंथ में आ रहा है वो करंट में आएगा, जो इससे एक्सीड कर रहा है वो नॉन करंट में आएगा। अच्छा, जो थर्ड पैराग्राफ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोन्स कई दफ़ा कुछ कंडीशंस लेके आते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। जब देखें, जब मुल्क लोन लेते हैं ना, अब हमने IMF से लोन लिया हुआ है,
तो IMF सर्टेन कंडीशन इम्पोज करता है, बजट में ये करना है जी, पेट्रोल के पैसे यूँ रखनी है जी, फार्मास्यूटिकल सेल्स तक लगाएं जी, ये करें जी, इम्पोज करता है सर्टेन कंडीशन। ऐसे ही आपका जो लेंडर है ना वो भी करता है, बैंकर भी करता है, या फाइनेंसर भी करता है, या ये कंडीशन मीट करनी है। तो आपने देखना है कि क्या नियाग्रा मिल्स या जब स्टार केमिकल जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं, इसका ऑडिट आप करने गए हैं तो वहाँ पे ये कंडीशन जो भी लोन एग्रीमेंट में मीट की हैं, अगर कंडीशन मीट नहीं की तो इसकी क्या इम्प्लीकेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ इस चीज़ का, क्या वो कंडीशन मीट की कि नहीं की, अगर नहीं की तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। ठीक है, याद रहेगा। फॉर एग्जांपल एक कंडीशन ये हो सकती है कि अगर आपने कोई किसी भी लोन एग्रीमेंट की क्लॉज की नॉन कंप्लाइंस कर दी या किसी टर्म की नॉन कंप्लाइंस कर दी, ठीक है, तो सारे का सारा लोन इमीडिएटली पेएबल हो जाएगा। सारे का सारा लोन हो सकती है टर्म कि फ़ौरन पे करें। अगर कोई ऐसी टर्म है फॉर एग्जांपल, अब क्लासिफिकेशन जो है करंट और नॉन करंट की डिफरेंट तरह से आएगी। अब सारे का सारे कहाँ आ जाएगा, करंट में आ जाएगा, क्योंकि एक पास्ट इवेंट हो चुका है, वो क्या है, नॉन कंप्लाइंस। ठीक है, जो लोन कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, लोन एग्रीमेंट्स, इनकी टर्म्स को कोवेनेंट भी कहते हैं, कोवेनेंट, COVONENT, कोवेनेंट। ठीक है, अच्छा ये याद रखना है, ये कोवेनेंट का वर्ड पेपर में आ गया तो स्टूडेंट के तो हमें पता नहीं क्या होता है लोन कोवेनेंट। बच्चे ही भी परेशान हुए, ओ हमें तो आता ही नहीं, सर ने पढ़ाया ही नहीं, स्कैन अच्छा कॉलेज ही नहीं है, चलो। ठीक है, तो मैंने स्टूडेंट से सीखा कि यार इतने बेसिक वर्ड भी हमने स्टूडेंट को बताने। ठीक हो गया, याद रहेगा। अच्छा, कोवेनेंट्स दो तरह के होते हैं जब हम लोन एग्रीमेंट्स पढ़ते हैं ना, पॉजिटिव कोवेनेंट, नेगेटिव कोवेनेंट। पॉजिटिव क्या होते हैं कि जो आपने काम करने हैं, और नेगेटिव क्या होते हैं जो, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपने लोन लिया, कोई एसेट अपना मॉर्टगेज करवा दिया, ठीक है, उस मॉर्टगेज एसेट की आपने इंश्योरेंस करवानी है, ये कौन सा कोवेनेंट है, पॉजिटिव। और ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन आपने इस एसेट को सेल नहीं करना, याद रहेगा। इस तरह टर्म्स होती हैं। मेरा क्लाइंट था, उसने बैंक के साथ, बैंक का डिफॉल्टर था, बैंक ने क्या किया, उसके साथ लोन वेव ऑफ कर दिया, सॉरी मार्कअप वेव ऑफ कर दिया, सारा पुराना मार्कअप वेव ऑफ कर दिया। रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट हुआ उसके दरमियान में, बैंक के दरमियान में, सारा मार्कअप क्या किया, पुराना वेव ऑफ कर दिया। और उससे कहा हम फ्यूचर में भी आपसे मार्कअप, फ्यूचर में भी मार्कअप नहीं लेंगे आपसे। बोला कि नहीं यार, फ्यूचर में भी नहीं लेंगे, लेकिन तब तक जब तक कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे करते रहे। एक इंस्टॉलमेंट भी इस डेट से लेट की, सारे के सारा मार्कअप क्या हो जाएगा, रीपेबल हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को। अब हमने क्या किया, सॉरी एंटिटी ने क्या किया, उसने मार्कअप नहीं चार्ज किया, लेकिन वन फाइन डे उनसे एक कवर्नेंट की नॉन कंप्लायंस कर होगी। हमने एंटिटी से कहा कि अब आपका पुराना वाला भी और नया वाला भी बाय वर्च्यू ऑफ द रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट, जो है रीनिगोशिएशन एग्रीमेंट, आपका पेएबल हो गया सारा, उसकी एंट्री करें। जो पास्ट इवेंट है, नॉन कंप्लायंस कर दी आपने। मैंने कहा नहीं, हम बैंक से बात कर लेंगे, हम बैंक के पाँव को हाथ लगा देंगे, बैंक की थोड़ी को हाथ लगा देंगे, जी माफ़ कर देंगे, ये गलती होगी जी। हमने कहा वो या तो कर जाके थोड़ी को हाथ लगा के, घुटनों को हाथ लगा के इसको रिवाइज करवा के लिए हमें वो दे दें। अभी जो आप एग्रीमेंट दिया इसके मुताबिक आपने नॉन कंप्लायंस कर दी, मार्कअप पेएबल है, एंट्री करें। मैंने कहते हमने पे ही नहीं करा, हम क्यों एंट्री करें, तो नॉन का वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया। ठीक है, हमने कहा भी टाइम है, आप जाएँ उनके पास, इसको ये निगोशिएट करने उनसे। कहते नहीं ज़रूरत नहीं है, एंड पे जाके हम देख लेंगे, एंड पे जाके हम देख लेंगे। इस चक्कर में हमने क्या किया, उनकी वो मटीरियल अमाउंट थी मार्कअप की, हमने अपनी रिपोर्ट को उस पर मटीरियल बट नॉन परवेसिव इफेक्ट था, हमने क्या किया, अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई किया। समझ रहे हैं। अच्छा, ये सारी बात कहाँ से, क्वालिफिकेशन तो कहाँ तक बात चलेगी, लोन एग्रीमेंट की एक टर्म आगे पीछे होगी। याद रहेगा जी।
कोई मसला? चलें आगे। 3.1 में हमने लोन की टाइप्स डिस्कस किए हैं। 5 चीज़ें मैंने कहा था किसी तरह के लोन में भी डिस्क्लोज करनी होती हैं। छठी यहाँ पे आगे करंट और नॉन करंट की, और सातवीं आ गई एग्रीमेंट की टर्म्स की। ये क्लियर है? क्यों जी? ठीक है। अच्छा आगे आ जाए 3.2 में सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग मुझे खुद बताएंगे यहाँ से पढ़ने की बजाय। हम यहाँ से बाद में ट्राई करते हैं, पहले अपने कोशिश करते हैं हम अपने खुद करें सब्सटेंटिव प्रोसीजर। एज ए टीम हम बैठे हुए हैं नियाग्रा मिल्स के ऑडिट पे, लॉन्ग टर्म लोन है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, क्या करेंगे जी? जनरल आ गया 5, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग वाला आ गया, ऑब्टेनिंग स्केड्यूल आ गया, रिप्रेजेंटेशन आ गया और अरिथमेटिक रेगुलेसी आ गया, ठीक है। इसके बाद आ जाने स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में बताएं सबसे पहले क्या करेंगे? वैल्यूएशन के लिए, ओवर स्टेटमेंट के लिए, राइट एंड ऑब्लिगेशन क्या करेंगे? चलें आप कंप्लीटनेस की बात करें, प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर लें, ठीक है। और सब्सिक्वेंट पेमेंट चेक कर लें, लोन एग्रीमेंट चेक कर लें, ठीक है। 3 चीज़ होगी, कंप्लीटनेस दर्शन होगी। बाकी के लिए क्या करेंगे? ठीक है, उसके लिए एग्रीमेंट चेक कर लिया। और करंट ईयर में न्यू बोरोइंग्स हुई, ठीक है। चलें करंट ईयर में न्यू बोरोइंग्स हुई है, उसमें क्या चेक करेंगे? उसमें बैंक से देखिए शुरू से शुरू किया करें ना, ऐसे नहीं होता कि आज मैं सुबह सुबह उठाऊँ मैं कहा चलो यार बैंक से लोन ले आते हैं, ऐसे हुआ होगा? बोर्ड मीटिंग्स हुई होंगी, डिस्कशन हुई होंगी, मिनट्स होंगे, फिजिबिलिटी, लोन क्यों ले रहे होंगे? कोई प्रोजेक्ट होगा उसको फाइनेंस करना होगा, देखिए क्या प्रोजेक्ट है उसकी फिजिबिलिटी लें, लोन के डॉक्यूमेंट्स लें, बोर्ड के मिनट्स लें, ठीक है। बोर्ड ने अप्रूवल कर दी, फिर आप बैंक गए, बैंक से एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट लें, फिर बैंक ने कहा कि आप कैश उड़ाया होगा, नहीं आपके अकाउंट में वो ट्रांसफर चेक करें। अब सीए के स्टूडेंट हैं, बीकॉम के स्टूडेंट थोड़ी हैं, बीकॉम वाले जवाब नहीं दिया करें, फेल हो जाएंगे। अब हम ऑलरेडी खत्म कर रहे हैं, हम पढ़ ली, आपने पढ़नी थी, आपने पढ़ना था पढ़ लिया, ठीक है। अब मैच्योर आंसर किया करें पूरा। अच्छा ये तो हो गया लोन ऑब्टेन कर रहे हैं, अगर लोन रीपे कर रहे हैं, रीपे नहीं, एक तो सब्सिक्वेंट रीपेमेंट है ना, एक तो जो ड्यूरिंग द ईयर रीपेमेंट हुई है वो नहीं चेक करने, वो चेक करने की नहीं, देखे ना यार। ओपनिंग लोन अब पिछले साल आ रहा था 100 मिलियन, ठीक है, 110 मिलियन और आपने रिसीव किया, ठीक है, 80 मिलियन की आपने इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी, कितना बनता है ये? 130 है, चले जो भी बनता है, ठीक है। अब 130 आ रहा है तो क्या करेंगे? एडिशन के लिए इन्होंने क्या दिया, एडिशन में चेक कर लूँगा, हमने सारी चीज़ चेक कर ली एडिशन की। डिलीशन के लिए क्या करेंगे? जो पेमेंट्स हो रही हैं, बैंक से पेमेंट जा रही हैं यार, हॉस्टल से बताएं ना, खुल के बताएं यार, बैंक से पेमेंट जा रही होगी तो वो 4 या अगर क्वार्टरली 4 जा रही होंगी, बाई मंथली एनुअली 2 जा रही होंगी, मंथली 12 जा रही होंगी, देखने 12 जा रही हैं। और कितनी जा रही हैं? कहाँ लिखा होगा कितनी पेमेंट करनी है? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि ये आपकी रीपेमेंट होगी, आप मंथली 80 लाख रुपये पे करेंगे, तो देखिए हर मंथ 80 लाख पे हो रहा। अजीब सी बात तो नहीं कर रहा मैं, तो कोशिश करें बताएं यार अपना। अब आप इतने बड़े हो गए, आपको अब अपने सीने खोलें थोड़े से, ठीक है। अब वो पेपर में देखो उसने पता नहीं क्या क्या पूछना है आपसे, ये तो बेसिक ही चीज़ पूछी मैंने, ठीक है जी। कंप्लीटनेस इन्होंने डिस्कस कर ली, ठीक है। एडिशन उन्होंने डिस्कस कर ली, डिलीशन चले कुछ मैंने हेल्प करके आपको बता दिया, ये आ गई अमाउंट, ठीक है। इसकी कंप्लीटनेस चेक हो गई, ठीक है। अभी बाकी सेक्शन रहती हैं, बैलेंस शीट में ये अमाउंट आ रही है ना, बैलेंस शीट में ये आ रही है ना, बोले यार नाश्ते नहीं करके आते, मैं नाश्ते नहीं बना के देती यार, ये करके नहीं आते, ये इज्जत से नहीं मिलता, नहीं इज्जत
तो क्यों नहीं एनर्जी यार? स्पार्क होना चाहिए। 18 साल के लोग हैं, 15 साल, 20 साल के बच्चे हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन तो मैंने आपको बता दी, प्रेजेंटेशन तो मैंने बता दी कि 5 लाइबिलिटी में थी, एक यहाँ पे मिला के 6 आ गई यहाँ पे प्रेजेंटेशन की चीज़ आप देखेंगे। ठीक है, और ठीक है, हम क्या करेंगे, लोन एग्रीमेंट लेंगे। चलें, लोन एग्रीमेंट भी ले लिया आपने, उसके लिए राइट एंड ऑब्लिगेशन के लिए और एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट भी देख ली। चलें, और पूरी क्लास खड़ी है, खड़े में बैठे ना हो यहाँ पे, खड़े हो जाए सारे। अब मैंने आइंदा आपके हाथ भी ऊपर करवा दिया करते हैं। खड़े हो जाए, मजाक नहीं कर रहा। कोशिश करें शर्मिंदा होने की, कोशिश करें थोड़ी। देखें, जब हम बैंक कंफर्मेशन पढ़ रहे थे, हमने क्या पढ़ा था? उसमें एसेट साइड भी डिस्कस की थी और की थी, तो ये लाइबिलिटी साइड नहीं है। क्यों कंफर्मेशन नहीं भिजवा रहे आप लोग? बैंक स्टेटमेंट में फंसे हुए हैं। बैंक स्टेटमेंट तो इंटरनेट डॉक्यूमेंट है। बैंक स्टेटमेंट जाली बन सकती है, इनडायरेक्ट है। कंफर्मेशन क्या है? तो कंफर्मेशन क्यों नहीं सेंड कर रहे? क्यों आप लोगों को मौत पड़ी है कंफर्मेशन सेंड करते हुए? या क्यों आप लोग घबराया थे कंफर्मेशन क्या है? ठीक है, कंप्लीटनेस के लिए क्या करेंगे? आपने चेक कर लिए, 3% परफॉर्म कर दिए। ठीक है, कंफर्मेशन भिजवाएं। उससे क्या मिल जाएगा आपको? एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, और क्या मिल जाएगा उससे? बताएं, पढ़ा हुआ हमने। ये मार्कअप इंटरेस्ट फ्री है। इंटरेस्ट फ्री है तो इंटरेस्ट फ्री लिखा होगा यहाँ पे। अगर इंटरेस्ट बेयरिंग है, फिर कितना मार्कअप चार्ज किया ड्यूरिंग द ईयर, कितना पे कर दिया, कितना अक्रूड है, तो यहाँ से अक्रूड लाइबिलिटी भी आपकी वेरीफाई हो जाएगी। पक्की बात है, करेंगे। आइंदा बैंक स्टेटमेंट की बात तो नहीं करेंगे। बैठ जाए। ठीक है, मैंने सिर्फ इसलिए ये थोड़ा सा आप लोगों को क्या कहते हैं एक्सरसाइज करवाई है कि आप लोगों को नहीं दिमाग बंद करके ना बैठा करें। एक जगह से नॉलेज लिया है, उसको अप्लाई करें दूसरी जगह। अभी कुछ दिन पहले, कुछ घंटे हुए हैं यार, कुछ घंटे हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अभी दिन भी कहना अजीब सी बात है। ठीक है, इन 40 घंटे हुए हैं सारे अभी कि हमने पूरी बैंक स्टेटमेंट पढ़ी और मैंने आपको पूरी तरतीब से पढ़ाई कि ऑन बैलेंस शीट क्या होता है, ऑफ बैलेंस शीट क्या होता है। फिर ऑन बैलेंस शीट में 2 चीज़ होती हैं, एसेट्स भी आते हैं, लाइबिलिटीज़ भी आती हैं। एसेट का पहले हमने एविडेंस लिया बैंक बैलेंसेस का, फिर हम लाइबिलिटी वाली साइड पे आ गए। हम देखा कितने तरह के लोन्स हैं, कितनी अमाउंट है, उसका पर्पस क्या था, मार्कअप क्या है, सिक्योरिटीज़ क्या हैं, रीपेमेंट कैसे करनी है, मार्कअप पे कितना हो गया है और अक्रूड कितना है। अक्रूड लाइबिलिटी भी यहाँ से ऑडिट हो गया, उसका इन्फॉर्मेशन आ गई, मार्कअप एक्सपेंस की भी आ गई, लोन की भी आ गई। एक प्रोसीजर परफॉर्म करके आपको कितने एविडेंसेस मिल रहे हैं। ठीक है, पूरी क्लास उस प्रोसीजर पे नहीं गई। ठीक है, तो कोशिश करें अपने नॉलेज को रिलेट किया करें। जो नॉलेज टेक्स्ट में पढ़ा है आपने, जो अकाउंटिंग में पढ़ा है, उसको सारी एनर्जी से इस्तेमाल किया करें ऑडिट में। ऑडिट में क्या है? ऑडिट किसका करते हैं हम? अकाउंट्स का। ऐसे ही है ना, अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट है ना। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है? अकाउंटिंग एंट्री है, इनकम टैक्स की चीज़ें होती हैं, सेल्स टैक्स की चीज़ें होती हैं, कॉर्पोरेट लॉ की चीज़ें होती हैं, जैसे हम कंपनी एक्ट कहते हैं। तो अगर ये सारे नॉलेज को लेके आप ऑडिट में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे आने हैं, लाइक 50% पेपर ऐसा आना है जो बुक से नहीं आना, जो आपने जहाँ पे अपना नॉलेज यूज़ करना है उसकी प्रैक्टिस करें। यार देखें यार मैंने इससे रिलेटेड क्या चीज़ पढ़ी हुई है, वो यहाँ पे ये नहीं कि जो भी पढ़ा लिखा है क्या वो रेलिवेंट है यहाँ पे। अब मुझे खुद बताएं, बैंक कंफर्मेशन भिजवाना रेलिवेंट नहीं था, पढ़ा भी हुआ था हमने। देखिए आप बार बार एग्रीमेंट करें, एग्रीमेंट लेने, एग्रीमेंट किससे मांग रहे हैं हम? कंपनी से जिसको ऑडिट कर रहे हैं। जाली एग्रीमेंट नहीं हो सकती। 5,000 का नोट जाली बन जाता है, बैंक की रजिस्ट्रियाँ जाली बन जाती हैं हमारे मुल्क में, निकाहनामे जाली बन जाते हैं। मीरा कहती है मेरा निकाहनामा जाली है।
आप उस बैंक से उन क्लाइंट से मांग रहे हैं मुझे एग्रीमेंट दे दें, वो जाली एग्रीमेंट लेके बस ऑडिट करके आ जाएंगे। आप उनसे मिनट्स मांगी आ रहे हैं, दोनों में पढ़ा देंगे, अकेला पकड़े चले सलाम अलैकुम। आप एक्सटर्नल चीज़ पे क्यों नहीं आ रहे? जो हमने पढ़ा भी हुआ है रिलायबिलिटी में एक्सटर्नल कंफर्मेशन ज़्यादा अच्छा एविडेंस है। क्यों अच्छा एविडेंस है? डायरेक्ट है, रिटर्न है, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से आ रहा है। वो रिलायबिलिटी हमने पढ़ी थी, जनरलाइजेशन ऑफ रिलायबिलिटी, उसकी सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स कंफर्मेशन में है, वो भी जमा है थर्ड पार्टी। और ये तो अगर आपने ना पढ़ा होता ना तब भी आपको बताना चाहिए था कि जी कंफर्मेशन लगता है मैं होनी चाहिए, ठीक है, आपने तो पढ़ा हुआ था। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग सबसे पहले आप किसी कंफर्मेशन में जमाएं, एक कंफर्मेशन में जमाएं, 4 रिजर्वेशन के एविडेंस ले लें, बाद में कंप्लीटनेस, ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन, ठीक हो गया। 5 चीजें प्रेजेंटेशन की है, छठी एक हमारी क्लासिफिकेशन की है कि करंट और नॉन करंट में कितना है, ठीक है। अब मार्कअप कितना है वो कैलकुलेट कर लें, मार्कअप क्या करेंगे आप, ठीक है, उसमें देखें कितना पे हो गया, कितना एक्लूड है, और इसका कंफर्मेशन भी ले लें, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, कवर्नेंट चेक कर लें कि कोई ऐसा कवर्नेंट हो जिसकी नॉन कंप्लायंस कर होगी, वो भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब इसके पढ़ने देखें कि कोई एडिशनल तो नहीं है जो हमारा रह गया हो। पढ़िएगा जी पहला पॉइंट, ठीक है, ऑब्टेन लिस्टिंग, मैं आगे चल रहा हूँ, ऑब्टेन स्केड्यूल हमने पढ़ लिया, आगे हैं चेक इट्स एक्यूरेसी, आप इसको लिख दें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस वाला आ गया, 2 पॉइंट वो आ गए, रिप्रेजेंटेशन लेटर आ गया। इसके बाद है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, आगे हैं चेक दैट एनी न्यू बोरिंग्स, किसने कहा था, इन्होंने कहा था शायद, आपने कहा था न्यू बोरिंग जो लेनी है, ठीक है। उसमें क्या चेक करेंगे आप, इज ड्यूली ऑथराइज्ड लिखा हुआ, न्यू बोरिंग इज ड्यूली ऑथराइजेशन कैसे चेक करेंगे आप, बोर्ड मीटिंग्स, बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है। फिर आप बैंक गए होंगे, बैंक के साथ एग्रीमेंट, फिर क्या होगा, डिसबर्समेंट की होगी बैंक ने, कर लेंगे। आगे हैं जी, एग्री द डिटेल ऑफ ईच लोन विद द लोन एग्रीमेंट, ठीक है, आगे हैं चेक वेदर एनी रिस्ट्रिक्शन कंटेन्ड इन, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन पढ़ ली हमने, रिस्ट्रिक्शन कहाँ होंगी, कवर्नेंट्स में, टर्म्स में, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन है उसको डिस्कस करें। आगे आ जाए, कंफर्म लोन रीपेमेंट्स इन द लिस्टिंग विद पेमेंट्स, कंफर्म का मतलब क्या होता है, कंफर्मेशन, ठीक है, कि लोन की रीपेमेंट स्केड्यूल के मुताबिक हो रही हैं, और उससे नीचे क्या कहता है, बैंक स्टेटमेंट चेक कर लें, और अब जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं क्लाइंट से उससे चेक कर लें बैंक से। आगे हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन, पढ़ लिया आपने, इंटरेस्ट पहले सबसे देखें, सबसे पहले क्या करें, कैलकुलेट करें कि इनका पूरे साल कितना बनता है, फिर देखें कितना एक्सपेंस आ रहा है, उतना ही आ रहा है, अगर उतना ही आ रहा है फिर देखें इसमें पे कितना हो गया, जो पे हो गया उसकी इंटरेस्ट पेमेंट चेक कर लें, जो अक्रूड आ रहा है उसकी लाइबिलिटी चेक कर लें, आ रही है, और वो बैंक कन्फर्मेशन में भी आ रही होगी। अच्छा आगे हैं ऑब्टेन डायरेक्ट बैंक कन्फर्मेशन, ठीक है। अच्छा इसने से ये बात की डायरेक्ट कन्फर्मेशन भिजवाई, मैंने आपको इस एक स्टेप आगे ले गया हूँ, मैंने क्या बताया क्लाइंट से कि आप कन्फर्मेशन आपने पेपर में ही लिखना है कि मैं डायरेक्ट कन्फर्मेशन भिजवाऊंगा, किस लिए, वैल्यूएशन चेक करने के लिए, एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए, राइट एंड ऑब्लिगेशन के लिए, ठीक है। हमने जो इसको असर्शन से लिंक किया। आगे आ जाए, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, देखें जब लोन होता है, लोन इसको याद रखना है, जब भी आप लोन लेते हैं बैंक से तो बैंक सर्टन चार्ज क्रिएट करता है उस पर, ऐसी है, उस चार्ज को आप वो चार्ज क्रिएट कहाँ होता है, एससीसीपी में, एससीसीपी में चार्ज रजिस्टर्ड होता है, कहाँ रजिस्टर्ड होता है, फिर अगर उसमें कोई मूवमेंट आ रही चार्ज में वो भी एससीसीपी में रजिस्टर होती है, और अगर चार्ज आपने सेटिस्फाई कर दिया, लोन पे कर दिए, तो चार्ज कैंसिलेशन होती है ना, सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं चार्ज की, वो भी कहाँ होती है, एससीसीपी। तो देखें एससीसीपी में सारी डॉक्यूमेंटेशन आ रही है, इसे वो कहता है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा आगे हैं, कंफर्म द करेक्ट एलोकेशन ऑफ करंट नॉन करंट चेक करनी है आपने, हमने पढ़ ली ऐसे, ठीक है। आगे कहता है आखिरी पॉइंट में अनयूजुअल डिलेज आ रहे हैं कि बैंक से पैसे निकले हैं कैश में नहीं जा रहे, या कोई और ऐसा अनयूजुअल डिले है, तो वो हमने पहले ही पॉइंट पढ़ा हुआ बैंक वाली साइड पर, ठीक है। अब ये देखिए 3.2, कोई एक चीज़ भी नई नहीं पढ़ाई मैंने आपको, सवाई करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन, वो भी आपको पता थी।
चलें आगे। मुझे एश्योरेंस से बात समझ आ गई है, पक्की बात है। अच्छा अब आ जाए पेज 167 पे, इक्विटी पे। अच्छा अभी तक अगर हम देखें बैलेंस शीट में हमने नॉन करंट एसेट्स पढ़ लिए, करंट एसेट्स पढ़ लिए, ऐसे ही है। हमने इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पढ़ा, हमने इंटेंजिबल एसेट पढ़ा, लॉन्ग टर्म लोन पढ़ा, स्टॉक्स पढ़े, इन्वेंट्री से कहते हैं, डेटर्स पढ़े, अदर रिसीवेबल्स पढ़े, कैश एंड बैंक। करंट लाइबिलिटीज हमने क्या पढ़ा, क्रेडिटर्स, अक्रूड लाइबिलिटीज, प्रोविजंस, फिर यहाँ पे कंटीजेंट लाइबिलिटीज। ये पूरी आपकी बैलेंस शीट होगी, ठीक है। अभी आपका उसके बाद लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटीज पढ़ ली। अब आपकी ये रह गई है इक्विटी। इक्विटी के दो पोर्शन होते हैं, कैपिटल और रिजर्व। रिजर्व दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। ऐसे ही है, ऐसे ही है जी। चलें शुरू करें, कैपिटल पे आ जाएं। कैपिटल पे इकट्ठे हम शुरू करते हैं इसे। इसने 4.1 में बताया इक्विटी क्या होती है, मैंने डिस्कस कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और हमने पढ़ी थी जब हम डायरेक्शनल टेस्टिंग पढ़ रहे थे, हमने ये पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर जो है ना सबसे ज़्यादा जो फोकस करता है ना वो करता है बैलेंस शीट पे। किस पे? ये नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस को इग्नोर करता है, एम्फोसिस की बात, एम्फोसिस किस पे करता है? बैलेंस शीट पे। क्योंकि ड्यूअल अकाउंटिंग है ना, ड्यूअल अकाउंटिंग है, एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा, मिसाल के तौर पे परचेज की तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर डेबिट हो रहा है, परचेज डेबिट हो रही है तो क्रेडिट क्या हो रहा है? क्रेडिटर्स। सेल में डेटर्स, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में जा रहा है तो यहाँ पे आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हिल रहा है, तो हर एक का कोई ना कोई इफेक्ट इक्विटी में आ रहा होता है, इसमें सॉरी बैलेंस शीट में आ रहा होता है। तो इसलिए कहता है अगर डबल एंट्री, अगर एक एंट्री ठीक है दूसरी भी ठीक होगी, ठीक है। तो ये नहीं मैं कह रहा कि प्रॉफिट लॉस को इग्नोर करते हैं, ये बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। एम्फोसिस किस पे करते हैं? एम्फोसिस बैलेंस शीट पे। दूसरा ये होता है कि प्रॉफिट लॉस अब मेरी गलती है कि यहीं रह जानी है, बैलेंस शीट में कोई गलती रहेगी तो ये आगे चलती रहेगी ओवर द ईयर्स। अगर ओपनिंग स्टॉक गलत है तो क्लोजिंग भी गलत आता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए फोकस इस होता है हमारा बैलेंस शीट में। मैं ये नहीं कह रहा प्रॉफिट लॉस को इग्नोर करना है, मैं एम्फोसिस की फोकस की बात करूँगी। फोकस इस होता है बैलेंस शीट पे। अच्छा बैलेंस शीट में ये चीज़ याद रखनी है, हमारा एम्फोसिस किस पे होता है? एसेट्स और, अगर एसेट्स और लाइबिलिटी सीख है तो ड्यूअल अकाउंटिंग है तो इक्विटी ऑटोमेटिकली ठीक होगी। हम इग्नोर नहीं करते इसको, एम्फोसिस की बात है। एम्फोसिस ज़्यादा किस पे होता है? बैलेंस शीट पे। और बैलेंस शीट में दो तीन चीज़ें हैं, एसेट लाइबिलिटी और इक्विटी। बैलेंस शीट में हमारा एम्फोसिस किस पे होता है? एसेट्स और लाइबिलिटीज पे, ठीक है, समझ गए। क्योंकि इक्विटी कैसे मूव कर रही है? प्रॉफिट एंड लॉस से। वो प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आपने बैलेंस एसेट लाइबिलिटी चेक कर लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस भी ठीक होगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है तो उसका नेट कहाँ आके गिर रहा होता है? इक्विटी में। हाँ कुछ और ट्रांजेक्शन में इक्विटी से डिविडेंड दे दिया जी, ये हो गया जी, वो हो गया, रिजर्व बन के। असल मूवमेंट तो प्रॉफिट एंड लॉस से हो रही होती है। क्लियर है जी? यही बात करता है 4.1 में। 4.2 पे आ जाए, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल नीचे से नहीं देखना आपने, खुद बताएं क्या प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। नहीं पढ़ा हुआ आपने, ठीक है, मुझे अंदाज़ा ये नहीं चीज़ नहीं पड़ेगी, ठीक है, कोशिश करें। ठीक है, सबसे पहले हमने वही पहले जनरल प्रोसीजर्स पढ़ ली। जनरल प्रोसीजर पढ़ेंगे ना, जनरल प्रोसीजर करेंगे ना यहाँ पे, वही जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट की आइटम है, ओपनिंग होता है क्लोजिंग होता है, अरिथमेटिक एक्यूरेसी भी चेक करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? शेयर कैपिटल में मूवमेंट क्या होगी? ओपनिंग कैपिटल कितना था? कोई एडिशन तो नहीं है कैपिटल में, एडिशन कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ी आपने, कोई डिलीशन तो नहीं हुई? क्लोजिंग कैपिटल। अगर एडिशन हो रही है कैपिटल में तो क्या करेंगे आप? वही बोर्ड रेजोल्यूशन होगी, ये नहीं सुबह सुबह कैपिटल इंक्रीज कर दिया, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुई होगी, ठीक है, वो देख लें, मिनट्स देख लें उसके। और शेयर कैपिटल इशू किया हुआ पब्लिक को या मेंबर्स को, उनसे कैश आ रहा होगा। अगर कैश नहीं आ रहा तो अब शेयर इशू करते हैं अगेंस्ट गुड्स, अगेंस्ट कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश में कोई चीज़ आ रही होगी, उसकी वैल्यूएशन देख लें, उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट होगी। जैसे मेरा क्लाइंट है, उसने क्या किया, वो बजाय पैसे लाने के वो लैंड एंड बिल्डिंग ले आया, तो उसको शेयर इशू किया अगेंस्ट कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। नॉर्मल जो एंट्री होती है ना